हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मुस्कुराइए। चलो, तो बेटा पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था बताओ? टॉटोमेरिज्म के बारे में चर्चा कर ली थी कि नहीं कर ली थी? जरा कोई हमको बताएगा टॉटोमेरिज्म में क्या क्या चर्चा करी थी? बताओ बेटा, पहले बताओ। कोई कौन खड़ा होकर बताएगा? आप बताओ। तायरा नाम है आपका। बताओ कैसे पहचानेंगे कि कोई टॉटोमेरिज्म है वहां पे या नहीं है? जनरल, इन केस ऑफ जनरल। sp3 कार्बन होना चाहिए। और कौन सा ग्रुप होना चाहिए? -m ग्रुप होना चाहिए। इसकी पर चर्चा कर ली थी ना बेटा? चलो बेटा, और नहीं तो दूर से sp3 वाला कार्बन हाइड्रोजन हो, वो रेजोनेंस कर ठीक है ना। और एक चीज हमने आपको बताया था, OH माइनस आएगा, H+ ले जाएगा, वहां निगेटिव बनाएगा। अगर वो निगेटिव रेजो करके ऑक्सीजन तक जाएगा, सॉल्वेंट H लगाएगा, टॉटोमर हो जाएगा। अरे है ना, इसकी चर्चा हम लोगों ने कर ली थी। चलो आइए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने बोला था कि कौन सा टॉटोमेरिज्म होगा। हमने कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म पढ़ लिया, नाइट्रो एसी नाइट्रो पढ़ लिया, ठीक है ना, और डिफरेंट कंपाउंड में टॉटोमेरिज्म देखा। अब एक कंपैरिजन ऑफ कीटो इनॉल कंटेंट, चूंकि ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं, तो कभी कीटो इनॉल में, इनॉल कीटो में एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। तो बेटा हमें यह देखना है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर कीटो इनॉल में कौन ज्यादा स्टेबल, कब कीटो की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और कब इनॉल की ज्यादा होगी। तो जनरली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म। जनरली, जनरली मतलब नॉट ऑलवेज। यानी कहने का मतलब यह है कि जो कीटो है वह इनॉल से ज्यादा स्टेबल होगा, और उसके पीछे रीजन होता है बेटा बॉन्ड एनर्जी। क्या होता है बेटा? बॉन्ड एनर्जी। जो सीओ बॉन्ड आपका होता है, कौन सा बॉन्ड बेटा? सीओ बॉन्ड जो होता है वो सीसी बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रांग होता है। ध्यान सुना, जैसे फॉर एग्जांपल ये सीओ बॉन्ड, सीओ बॉन्ड जो है ये सीसी बॉन्ड, इनॉल में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है बेटा? सीसी बॉन्ड। ये आपकी होती है, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। ये क्या है बेटा? ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर। वैसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, केवल यही बॉन्ड नहीं होता है। इन जनरल हमने बता दिया। देखा जाए तो सी ओ डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड ओ की बॉन्ड एनर्जी, सी सिंगल बॉन्ड सी की बॉन्ड एनर्जी, एंड सी एच की बॉन्ड एनर्जी का सम जो आता है। यहां पर जो चेंज किसमें हुई, सीओ सीसी और सीएच में चेंज हो रहा है, इन तीनों की बॉन्ड एनर्जी। यहां पर क्या आ रहा है? ओएच बॉन्ड, ओसी बॉन्ड, समझ में आया बेटा? समझ में आ रहा है? और सीसी बॉन्ड, इसकी बात करी जा रही है। तो इसके में जो बॉन्ड एनर्जी का डिफरेंस होता है, तो इसमें ये बॉन्ड एनर्जी ज्यादा स्ट्रांग, मतलब ये बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। हमें उन सबके बारे में जानने की जरूरत नहीं, बस इतना जान लो, सीओ बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन सीसी बॉन्ड, इसलिए जनरली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल। लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं, बट इन सम केसेस इनॉल फॉर्म में बी ग्रेटर देन कीटो फॉर्म। बट कुछ केसेस में इनॉल फॉर्म कीटो फॉर्म से ज्यादा हो सकते हैं। वो केसेस कौन है? वो ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। पहला रीजन क्या है? अगर इनॉल फॉर्म में कैसा करेक्टर डेवलप हो जाए? एरोमेटिक नेचर आ जाए। कीटो नॉन एरोमेटिक हो, इनॉल एरोमेटिक है, तो इनॉल का परसेंटेज कीटो से ज्यादा। या इनॉल फॉर्म में एक्सटेंडेड रेजोनेंस हो विथ IMH, इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग के साथ एक्सटेंडेड रेजोनेंस हो, तो इनॉल का परसेंटेज कीटो से क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा। बात क्लियर होगी कि नहीं होगी है? तो इसको नोट करो और फिर हम आगे चर्चा करते हैं। अरे वाह, क्या बात है, कब? अरे ये कब आया? वाह, यानी स्टेबिलिटी हो गया, और इसी को हमने भी क्या बोला आपके सामने? बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी। आज लगातार क्लास है मेरी, अभी क्लास लेके आया हूँ, फिर अभी आपकी क्लास है, फिर आपके जज्बात फिर क्लास है। आज तो लंच का टाइम ही नहीं है। उसमें आज हमने कॉमन नेम पढ़ा रहे थे। कॉमन नेम, जिसको रिवाइज करना है कर सकता है वहां से रिवाइज। मास्टर प्रो, रूम नंबर 506। आप ऑनलाइन देख लो ना, मैंने कब कहा आना है, ऑनलाइन देख लो। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलो, अरे यार ये नो सर, चलो। आपकी इतनी तारीफ करता हूँ हर जगह। जल्दी लिखो बेटा, जल्दी लिखो।
तो बांके बिहारी आ गया है टकला। आज कहाँ गए तिवारी जी? सुल्तानपुर निकल गए? हेलो हेलो हेलो, ठीक है, चलो बेटा। तो अब देखिए केस वन, हमने इसको डिफरेंट केसेस में डिवाइड कर रखा है, प्लीज लिसन केयरफुल्ली। ये जो आपका कौन सा फॉर्म है, दिस इज फॉर्म है कीटो फॉर्म। ध्यान सुनना, यहां का हाइड्रोजन ये इधर आ जाए और ये इधर चला जाए, तो कौन सा फॉर्म बन जाएगा बेटा? ये बन गया इनॉल। ये है आपका कौन सा फॉर्म? दिस इज कॉल्ड कीटो। ये कौन सा है? इनॉल। अरे ये इनॉल है और यही फिनॉल है। बना कि नहीं बना बेटा? ये कैसा है? नॉन एरोमेटिक। दिस इज द नॉन एरोमेटिक। बट ये कैसा हो गया? दिस इज द एरोमेटिक। बताओ किसका परसेंटेज ज्यादा होगा? तो क्या इक्विलिब्रियम का साइन ऐसे बना दूं क्या? अरे बोलो ना, यहां तो कोई दिक्कत की नो दिक्कत। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ बेटा, इसमें प्रोडक्ट ये मान लो ये इनॉल है और ये क्या है? कीटो। तो के इक्विलिब्रियम अपन क्या लिखेंगे बेटा? इनॉल अपॉन कीटो। तो तक के इक्विलिब्रियम की वैल्यू कितनी आएगी? क्या मोर देन वन आएगी कि नहीं आएगी बेटा? के इक्विलिब्रियम कितनी आएगी बेटा? मोर देन वन। अच्छा, नोट नोट करो, जल्दी नोट करो, मोर देन वन। देखा गया है ऐसा कि ये ऑलमोस्ट किस फॉर्म में रहना चाहता है? फिनॉल फॉर्म में रहना चाहता है। इक्विलिब्रियम पर लगभग ये 99.99% पाया जाता है बेटा, बल्कि कहीं इससे भी ज्यादा। और ये लगभग कितना पाया जाएगा बेटा? बताओ, 0.01%। यानी एक मेनली किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है बेटा? इनॉल का कैसा हो गया? एरोमेटिक हो गया कि नहीं हो गया बेटा? बोलो। ऐसे केसेस में जहां पे हो इनॉल का परसेंटेज हमेशा कितना होगा बेटा? बोलो, मोर देन 50%। तो क्या मोर देन 50% है कि नहीं बेटा? बोलो। ऐसे केसेस में इनॉल क्या होगा बेटा? मोर देन 50%। दूसरा केस सुनना, अगर दो ग्रुप के बीच में फंसा CH2, मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, अगर ये दोनों ग्रुप कैसे हो बेटा? बोलो, माइनस एम। दो माइनस एम के बीच में फंसा CH2, क्या बोला? दो माइनस एम के बीच में फंसा CH2, क्या बोलते हैं इसको? एक्टिव मिथाइलिन। क्या बोलते हैं बेटा? एक्टिव मिथाइलिन। अगर ऐसा कहीं ग्रुप आपको नजर आ जाए तो इस केस में भी बेटा के इक्विलिब्रियम इज मोर देन कितना होगा? वन। यानी इनॉल जो बनेगा वो कितना बनेगा बेटा? मोर देन 50%। मोर देन 50%। अब माइनस एम ग्रुप क्या क्या हो सकते हैं बेटा? जी ग्रुप क्या क्या हो सकता है बताओ बेटा? ये आपका हो सकता है NO2 हो सकता है, ये आपका क्या हो सकता है बेटा? CN हो सकता है, ये आपका क्या हो सकता है बेटा? CHO हो सकता है, ये आपका क्या हो सकता है बेटा? बोलो, COR हो सकता है। इनमें से कुछ भी हो सकता है। दो माइनस एम के बीच में फंसा CH2। अरे बोली बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही बेटा? बना लो। ये वो क्यों नहीं आ रही है आस्था? कुछ पता चला? सिंसियर बच्चे होते हैं फिर वो एब्सेंट होते हैं ना, तो फिर सोचना पड़ता है। लावण्या बेटा, आपकी सहेली कहाँ है आज? तबीयत ठीक नहीं है? मौसम चेंज हो रहा है, ध्यान रखें आप सभी लोग। आशीष, क्या बात है बेटा? आज सूरज पश्चिम से कैसे उग गया? हैं? अरे कहने बता, तुमने जैकेट नहीं पहन रखी? मैं तो वो ब्लैक जैकेट वाला ढूंढ रहा था। आज स्मार्ट लग रहे हो बेटा ज्यादा। समझ रहे हो ना बेटा? बस नहा लिया करो।
दिन में 3 बार नहाते हो, इतना गंदे हो जाते हो? 3 बार नहाने के कितना पानी बर्बाद करते हो यार भाई। आइडियली दिन में 1 बार नहाओ यार, ये क्या दिन भर नहाते ही रहते हो, पानी बर्बाद करते हो। सर सेव वाटर। चलो आगे आ जाओ, लिख लिया, चलो आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन नीट यूजी 2013 में आया था, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सुना ध्यान से। जैसे फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड हमारे सामने है, दिस इज कॉल्ड एज एसिटाइल एसीटोन। क्या कहलाता है बेटा? एसिटाइल एसीटोन। मेरी बात ध्यान समझने का प्रयास करिए। एसिटाइल एसीटोन इज ए एग्जांपल ऑफ 1,3 डाई कार्बोनाइल कंपाउंड। मेरी बात ध्यान सुनना बेटा, 1,3 डाई कार्बोनाइल कंपाउंड, 1 2 3 कार्बोनाइल कंपाउंड 1 और 3 नंबर पे है कि नहीं बेटा? 1,3 डाई कार्बोनाइल कंपाउंड। अगर 1,3 डाई कार्बोनाइल कंपाउंड आता है ए साइक्लिक स्ट्रक्चर में, तो उसका इनॉल फॉर्म उसके कीटो फॉर्म से क्या होगा? ज्यादा। लेकिन इनॉल भी होना चाहिए स्पेसिफिक पार्ट वाला। ध्यान सुनना, मैं अगर आपसे कहूं तो क्या ये वाला एक्टिव मिथाइलिन है कि नहीं बेटा? दिस इज द एक्टिव मिथाइलिन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया एक्टिव मिथाइलिन। इधर देखो ध्यान से बेटा, दैट इज 2 - M के बीच में फंसा CH2, ये C डबल बॉन्ड कार्बोनाइल ग्रुप है, नहीं COR। तो ध्यान समझना बेटा, ये हो गया एसिटाइल एसीटोन। अच्छा बताओ, क्या हम इस ग्रुप को बेटा ध्यान सुनना, क्या ये एसिटाइल ग्रुप है? ये क्या है? एसिटाइल। उसको किसमें ऐड कर दिया है? एसीटोन में। तो नाम क्या पड़ गया? एसिटाइल एसीटोन। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब सुनना मेरी बात ध्यान से, ये वाला भी H टाटोमेरिज्म में जा सकता है और ये वाला भी H टाटोमेरिज्म में जा सकता है, लेकिन ज्यादा फ्रीक्वेंटली वो जाएगा जिसका एसिडिक नेचर ज्यादा है। कौन ज्यादा एसिडिक होगा? बीच वाले का, क्योंकि जो यहां आयनाइन बनेगा वो दोनों तरफ रेजोनेंस करेगा, बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। सोडियम फेंक के मारोगे तो गुड़गुड़ करेगा, H2 गैस देगा, बीच वाला हाइड्रोजन, किनारे वाला नहीं, बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। तो हमने क्या किया, ध्यान सुनना बेटा, इसका टाटोमराइजेशन 2 तरीके से बनाया। एक बार इन्वॉल्व कर दिया मैंने बीच वाले को, तो क्या होगा बेटा? पाई बॉन्ड इधर आएगा और H इधर जाएगा, तो ऊपर वाला बन जाएगा। अरे बोलो। और अगर किनारे वाले को इन्वॉल्व किया इसको, तो पाई बॉन्ड इधर जाएगा, H इधर जाएगा, ये वाला इनॉल बन जाएगा। 2 प्रकार के इनॉल बने। अब हमें यह देखना है कौन सा इनॉल ज्यादा स्टेबल है। जनरली कीटो इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म, बट इनॉल भी कीटो से ज्यादा स्टेबल हो सकता है अगर इनॉल फॉर्म में एरोमेटाइजेशन आ जाए, एरोमेटिसिटी आ जाए, एरोमेटिक नेचर आ जाए, जो कि यहां पे नहीं है, या फिर एक्सटेंडेड रेजोनेंस विथ IMH आ जाए। सर क्या है, इसको एक्सप्लेन करो। हमने कहा देखो बेटा, अगर हम बात करने जा रहे हैं तो देखना बेटा, क्या यहां पर ये वाला ध्यान सुनना बेटा, हाँ, क्या ये पाई बॉन्ड इस पाई बॉन्ड के साथ और इस ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ बेटा क्या रेजोनेंस में है कि नहीं बेटा? बोलो है ना। यानी हम ये समझ सकते हैं कि ये ऑक्सीजन पर लोन पेयर, ये क्या है? एक्सटेंडेड रेजोनेंस में है कि नहीं बेटा? देखो, लोन पेयर, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, एक्सटेंडेड रेजोनेंस है। चलो यहां तक चीजें समझ में आ गई हैं, कोई डाउट? नो डाउट। अब सुना ध्यान से मेरी बात, इसके अलावा यहां मैं बना दे रहा हूं ऐसे, ये और ये, लेकिन यहां पर देखो, क्या ये लोन पेयर इस कार्बोनाइल ग्रुप के साथ रेजोनेंस में है क्या? रेजोनेंस नहीं, रेजोनेंस है इसका इधर, लेकिन एक्सटेंडेड रेजोनेंस नहीं है। हमें एक्सटेंडेड रेजोनेंस चाहिए, पहली बात, वो उसमें मिल गई। नंबर 2, क्या आपको यहां पर IMH नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा है? सर IMH तो हमको यहां पे भी नजर आ रहा है, नहीं केवल IMH थोड़ी ना बोला है बेटा मैंने, एक्सटेंडेड रेजोनेंस के साथ IMH। ये सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड में क्या होता रहता है बेटा? बोलो, रोटेशन, फ्री रोटेशन। और जैसे घूमेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी टूट जाएगा, लेकिन वहां फ्री रोटेशन पॉसिबल ही, क्योंकि अगर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे तो यहाँ सब जगह पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर नजर आएगा, तो वो उसी प्लेन में बना रहेगा, तो अच्छी H बॉन्डिंग ही बनेगी। या फिर कह सकते हैं कि अगर बहुत इजी लैंग्वेज में, कि अगर लोन पेयर 2 पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर रहा हो, क्या बोला? क्या ये लोन पेयर 2 पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन क्या ये लोन पेयर 2 पाई बॉन्ड साथ रेजोनेंस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। मेरी बात समझ में आया? तो जनरली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म,
लेकिन अगर एक्सटेंडेड रेजोनेंस विथ आईएमएच, इसके पास क्या बेटा, एक्सटेंडेड रेजोनेंस, तो क्या इनॉल का परसेंटेज कीटो से ज्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बताओ 1 और 2 में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? बेहतरीन जवाब दे रहे हो, 1 सबसे आगे हो गया, 1 सबसे आगे हो गया। अब प्रश्न आता है 2 और 3 में ज्यादा कौन होगा? 2। जनरली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म। अगर एरोमेटिक नेचर एक्सटेंडेड रेजोनेंस नजर आ जाए विथ तभी इनॉल को आगे लेके जाना है। समझ में आया? इसमें ऐसी क्वालिटी नहीं है, तो एक कीटो से पीछे चला जाएगा, तो 1 के बाद आ जाएगा 2 और सबसे पीछे क्या हो जाएगा बेटा? 3। समझ में आया कि नहीं आया बेटा आपको? यानी ये वाला इनॉल कीटो से ज्यादा स्टेबल है, लेकिन ये वाला इनॉल कीटो से कम स्टेबल। और याद रखना कि अगर 1,3 डाई कार्बोनाइल कंपाउंड आता है तो उसका जो एक्टिव मिथाइलिन वाला इनॉल बनता है वो उसके कीटो वाले से भी ज्यादा स्टेबल होता है। क्या आपको इतनी मेरी बात क्लियर हो गई? अरे यार बोल दो ना। चलो सब ध्यान सुनना, नोट कर लेना, भी रुक जाओ। केस सी, 2 केस हमने आपको बता दिया, एरोमेटिक नेचर वाला, और केस बी हो गया ये, जिसका एग्जांपल मैंने आपके सामने बता दिया 1,3 डाई कार्बोनाइल कंपाउंड एक्टिव मिथाइलिन वाला। केस सी, इस केस सी में सुनना, ये आपका कीटो फॉर्म है और ये इसका क्या है बेटा? इनॉल फॉर्म है। सुना ध्यान से, अगर मैं बात करूं तो यहां पे चार्ज क्या होगा? प्लस, तो यहां क्या होगा? माइनस। यहां क्या होगा बेटा? प्लस, यहां क्या होगा? माइनस। डाइपोल का डायरेक्शन अगर बोलूं तो प्लस से माइनस, और यहां पे भी क्या होगा बेटा? ये प्लस से माइनस, प्लस प्लस आजू बाजू दोनों सेम डायरेक्शन में। खतरनाक छन, खतरनाक छन, मतलब इतना टन है कि अगर इसके हाथ में बंदूक दे दिया ना तो सामने वाले को उड़ा देगा। चेहरा नहीं देखना चाहते, मतलब एकदम चेहरा नहीं देखना चाहते हैं। स्थिति ये कर रहे हैं कि अगर इन दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएं तो दूर हो जाएं। ये मुड़ने का प्रयास कर भी रहे हैं लेकिन मुड़ भी नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि साइक्लिक फॉर्म में है, एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाह रहे हैं। डाइपोल डाइपोल रिपल्सन इतना ज्यादा, इतना ज्यादा, इतना ज्यादा, ये रहना ही नहीं चाह रहे इस तरह से। वो चेहरा नहीं देख रहे थे एक दूसरे का, बंदूक से उड़ाने जा रहे थे, मैं पहुंच गया। ये रुक जा रुक जा रुक जा, क्या मास्टर? बोल 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 जल्दी बोल, तो बंदूक तेरी तरफ। मैंने कहा भाई 1 मिनट सुन लो, खाली आप 1 मिनट सुन लो। चलो ठीक है छोटकू मास्टर सुन लेते। ना क्यों एक दूसरे से इतना गुस्सा है? कह ये तुम मत जानो तो ज्यादा सही है। हमने कहा जरा अपनी सोच बदलो। हो सकता है तुम जो एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाह रहे हो, कल एक दूसरे का साथ ही ना छोड़ना चाह रहे हो। सोच बदलो, सोच। उन्होंने कहा ठीक है एक बार सोच के देख लेते हैं। तो क्या हुआ अगर मैंने कहा देखो वो छोटकू आता है, छोटकू कौन? एसिड। छोटकू मतलब H+ हो गया ना। यहां वाला हाइड्रोजन, यहां वाला हाइड्रोजन टाटोमराइज कर जाएगा। टाटोमराइज कर जाएगा तो पाई बॉन्ड इधर चला जाएगा और हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। तो ये बन गया कि नहीं बन गया? अरे बोलो। अब इससे करने से क्या हुआ? सीओ सीओ एक स्ट्रॉन्ग डाइपोल थे, उससे क्या हुआ? ये तो सीओ स्ट्रॉन्ग डाइपोल हो गया, लेकिन सी सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन एक वीक डाइपोल बन गया, और वीक डाइपोल बनने से उसका रिपल्सन क्या हो गया? मिनिमाइज हो गया। नंबर 1। नंबर 2, इस स्थिति में आकर इसमें क्या आ गया बेटा? बोलो। आइए, कल एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाह रहे थे, आज एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाह रहे। सोच है, सोच बदल गई, इनकी सोच बदल गई। अरे तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है भैया, ये लगभग इक्विलिब्रियम पर कितना % होता है, और ये लगभग कितना होता है? 100। कल एक दूसरे का चेहरा नहीं देख रहे थे और आज अलग नहीं होना चाह रहे हैं। 99.99 नहीं भैया, 100। यानी अब अगर हम आपसे बात करें तो आप क्या कहोगे बेटा? क्या ये ऐसे और ये ऐसे होगा कि नहीं होगा बेटा? बात क्लियर होगी कि नहीं होगी? तो बताओ स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी होगी? वेरी गुड, स्टेबिलिटी जो हो गई दैट इज सेकंड वाले की ज्यादा हो गई किससे? फर्स्ट वाले। अगर इनके पास मौका होता कि ये कैसे हो जाते? दूर दूर हो जाते, तो फिर ये उस फॉर्म में स्टेबल हो जाते। जैसे एग्जांपल नंबर 2, इस समय ये साइकिल नहीं बनाया है, साइकिल नहीं है इस समय बेटा। क्या है बेटा? अलग है। एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाह रहे थे, घूम जाता है। क्या होगा? घूम जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? घूम जाएगा। ऐसे हो गए कि नहीं हो गए बेटा? रिपल्सन मिनिमाइज, रिपल्सन मिनिमाइज। अब ये ज्यादा स्टेबल हो गए, मतलब ये इस फॉर्म में नहीं रहता बल्कि इस फॉर्म में आ जाता है।
और जब इस फॉर्म में आ गया तो उस फॉर्म में जाने का मतलब ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब दिस इज क्या होगा, ये क्या होगा, क्योंकि जनरली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन, ये मोर स्टेबल हो जाएंगे। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी बेटा बताओ? स्टेबिलिटी 1 की ज्यादा हो जाएगी 2 से। समझ में? ये तुरंत इस फॉर्म में आ जाएंगे, ये तुरंत इस फॉर्म में आ जाएंगे, इस फॉर्म में आ जाएंगे तो इसी में स्टेबल है। वो इस फॉर्म में जा ही नहीं पा रहे थे, अगर चले गए होते तो फिर उसमें नहीं जाते। अरे यार, कोई डाउट कि नो डाउट? बात समझ में आ गया? कोनो डाउट की कोनो नहीं डाउट? बना लो, क्या कर लो रे। और पीछे आयुष तू यहाँ क्या कर रहा है मोहम्मद? आयुष, आयुष मैसेज कर बेटा। मोहम्मद जुनैद कौन है? जैद कौन है? उसकी आईडी कहाँ गई? तेरी आईडी से अगर उसने कुछ गलत गलत मैसेज कर दिया ना, तेरे पे एफआईआर हो जाएगा। आईडी मत दिया कर किसी को। अच्छा दोस्त है क्या तुम्हारा? तो इसके लिए एफआईआर भी चलेगा? अरे दोस्ती। हाँ आयुष बेटा कैसे हो बेटा? अच्छा अच्छा लिखना बेटा। अच्छा ये बताओ, मॉड्यूल डिस्कशन कब रखो? आज ठीक है। क्लास किसकी आज? कितने बजे? अरे 5 से? हैं? तब बताओ कब रखो डिस्कशन? कितने लोग को मॉड्यूल में डाउट है? बाकी किया ही नहीं होगा। 4-5 क्वेश्चन में ना? तो फिर ऐसा कर लेते हैं ना, ऐसा कर लेते, सुनो, अपन ऑफलाइन ही डाउट डिस्कस कर लेते हैं। नहीं आ रहा है ऐसे से। कल 4th क्लास है ना? या तो कल क्लास के जस्ट बाद क्लास में डिस्कस कर लेते हैं, और नहीं तो फिर शाम को डाउट काउंटर पे आके डिस्कस कर लेना। अपन देख लेंगे क्या है, क्योंकि अब आज अगर 5 से 7 सर की क्लास हो जा रही है तो फिर तुम लोग कहाँ कैसे? ठीक है। बेटा देख लेना अरे यार पड़ोसी लिख लिया होगा, देखो ना। आ, क्या बोलो? हैं? फिर से बोल। तू क्या कह रही है? लगभग बोल देते हैं ना, मतलब तुरंत बनते ही चला जाता है, कहीं ना कहीं कुछ दिखा सकते हैं ऐसे। ना दिखाओ, तुम खुश रहो। नीचे में नहीं बनाया लो बेटा, अगर एग्जाम में दिख गया तो कोई दिक्कत नहीं, लो ऐसे बना दिया, कंपेयर करो। इतू सा बना दो माइक्रोस्कोप से दिख। ठीक है ना? हाँ मैं क्या कह रहा था, तो यार देखो, क्योंकि टेस्ट पेपर जो है अच्छा बना है, क्योंकि क्वेश्चन हमारे कम है इस बार, 50 नहीं है। वो तो मैं नहीं बताऊंगा। हाँ ठीक है, अब लोग बता दिए हो, बाकी टीचर बता देते हैं, उनकी पॉलिसी अलग है, हमारी पॉलिसी अलग है। हाँ, तो क्वेश्चन अच्छा बना है, क्योंकि शुरू के 2 पेपर इजी बनाए थे मैंने। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो पेपर अच्छा है, मजा आएगा। डाउट पूछ लेना, ईएलपी से भी क्वेश्चंस हैं, ईएलपी जरूर कर लेना। या एलपी की नहीं? SP3 होगा। उसमें आंसर देखो गलत दिया होगा, उसमें दिया होगा कि गलत है ये। समझ में आया? जाके देखना ठीक से। तो ईएलपी मॉड्यूल और कॉपी अच्छे से कर लेना। एनसीईआरटी तो अपनी होती रहती है। हाँ एनसीईआरटी से मैंने आपको वो दिया था, कार्बोक्सिलिक एसिड से कुछ अलग से डब्बा भी बना के खुद से लिख कर दिया था, हो सकता है वही क्वेश्चन ही हो जाए। हाँ एनसीईआरटी जरूर क्वेश्चन देता था कि तुम लोग पढ़ो एनसीईआरटी। तो डाउट भैया कैसे पूछना चाहते हो बता दो। या तो डाउट काउंटर पे आ जाना। डाउट काउंटर पे कब आओगे लेकिन? 5 से 7 कैसे आ सकते हो? मेरी क्लास रहती है 5 से 7।
चलो ठीक है, अपन कल डिसाइड कर लेंगे, कल डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। जिसको डाउट आज सब लोग सॉल्व कर लेना, जिसके में चार पांच ही डाउट होंगे जिसके होंगे। हाँ, टॉटोमेरिज्म नहीं पूछ रहा हूँ, पहला टॉटोमेरिज्म नहीं पूछ रहा हूँ, और इजी कर दे रहा हूँ, ना ही आईयूपीएससी ना ही आइसोमर, केवल जीओसी से क्वेश्चन आ रहा है। कम कर दिया ना, ठीक है ना, इज इट क्लियर? तो खाली जीओसी पढ़ लेना, क्या हो गया, पढ़ी है कि नहीं? केवल जीओसी से है और टॉटोमेरिज्म नहीं, तो सिलेबस ही कम कर दिया ना मैंने। एक मिनट, समझ में आ गया बेटा? केवल कितना सिंपल कर दिया, केवल जीओसी, बस इजी। वो बात अलग है कि एक क्वेश्चन के पांच पांच छह छह सात सात आठ आठ ऑप्शन हो सकते हैं। द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट, द नंबर ऑफ एरोमेटिक, द नंबर ऑफ नॉन एरोमेटिक, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, आधा पूरा पूरा एक पूरा पेज में 50-60 मॉलिक्यूल भर देंगे, काउंट करते रहो तुम पूरा। हम लोग मजाक कर रहे हैं, आ जाओ वापस आ जाओ, भाई पेपर देखना मजेदार है। जे आपके सामने क्वेश्चन बनाओ हमने, अच्छा ये समझ में आ गया ना बेटा, 1 2 ये है, कीटो ये इनॉल है, ठीक है। तो अगर हमने आपके सामने ये आपको बताना स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, तो आपको सीधे समझ में आ रहा है ये कैसा कंपाउंड है, ये कंपाउंड कैसा है, नॉन एरोमेटिक, और ये कैसा है, एरोमेटिक। ऐसे हुआ होगा ना बेटा, ध्यान सुनो, ये इधर आया होगा और ये इधर चला गया होगा, ये बन गया होगा। ऐसे इधर वाला हाइड्रोजन, ऐसे इधर वाला हाइड्रोजन, समझ में आएगी बेटा, ये अच्छा है और ये अच्छा है। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, बी की ज्यादा होगी, किससे, ए से होगी। तो अभी आपने ये बता दिया, दो पहला तरह का क्वेश्चन आपके सामने मैंने बना दिया कि कीटो इनॉल इक्विलिब्रियम में है तो किसका परसेंटेज ज्यादा है, यानी जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। अब क्वेश्चन टाइप नंबर 2, अब हम आपको डिफरेंट कंपाउंड देंगे, कंपाउंड ए बी सी डी, और आपको बताना है ए बी सी डी में किस कंपाउंड का इनॉल फॉर्मेशन ज्यादा होगा, मतलब ए बी सी डी में किसका इनॉल ज्यादा बनेगा, इसको बताना है, इनॉल कंटेंट बताना है। तो कैसे पता करेंगे, ध्यान सुनना, इनॉल कंटेंट या परसेंटेज इनॉल कंटेंट की बात हो रही है, यानी परसेंटेज इनॉल कंटेंट प्रोपोर्शनल होगा एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितना ज्यादा हाइड्रोजन एसिडिक होगा उतना फास्ट एसिड बेस रिएक्शन होगा, जितना ज्यादा फास्ट एसिड बेस रिएक्शन होगा उतना आसानी से एनायन बनेगा, जितना आसानी से एनायन बनेगा वो सीधे रेजोनेंस करके इनॉल बना देगा। यानी कुल मिला के बात तो ही हो रहा है ना, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन यानी कॉन्जुगेट बेस। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो हमें यही चेक करना है केवल एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जैसे फॉर एग्जांपल अरेंज इन इनऑल कंटेंट ऑर्डर, सुनो ध्यान से। अच्छा यहां मैं आपको बताना चाहता हूं एक चीज और, ये जो क्वेश्चन आया था पूछा नहीं जाएगा, इक्विलिब्रियम पर ये लगभग 76% पाया जाता है और ये लगभग 24% पाया जाता है और ये लगभग निग्लेजिबल पाया जाता है। और एक चीज और बताना चाहता हूं कि ये जो हमारा इनॉल और कीटो का परसेंटेज होता है ये मीडियम पर भी डिपेंड करता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट एंड पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। जनरली जो हम यहाँ पर बात करते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट या इसी मॉलिक्यूल का लिक्विड फेज में बात करते हैं। अगर हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे तो आंसर बदल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। आगे बढ़ रहे हैं बेटा, सुना ध्यान से। तो अरेंज इन इनऑल कंटेंट ऑर्डर, अब खुद बताओ, बताओ इन दोनों में ज्यादा एसिडिक एच कौन सा, यही है ना बेटा, क्योंकि ये वो वाला है, क्या है, एक्टिव मिथाइलिन, एक्टिव मिथाइलिन। और जब याद करो पिछली क्लास से मैंने इसका इनॉल बनवाया था तो वो लेस देन 1% बनाया था और ये मोर देन 99% बनाया था। तो इसका ये किस फॉर्म में जनरली लेना चाहेगा, कीटो फॉर्म में, लेकिन इसका इनॉल अभी मैंने बताया 76% और कीटो कितना 24%। तो किसका इनॉल ज्यादा बनेगा,
इसका ज्यादा बनेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा एसिडिक चाहिए ना बेटा, बोलो, इसका इनॉल क्या है, ज्यादा बनेगा। इज इट क्लियर? चलो अगला ध्यान सुनो, ध्यान सुनो, ये सारे के सारे, इधर देखो बेटा, अगर हम आपसे बात करें तो CH3CO इधर भी है, इधर देखो बेटा, CH3CO, CH3CO, CH3CO एंड CH3CO, ये सभी में क्या है बेटा, सेम है। तो इधर कोई जरूरी नहीं तुलना करने की, हमें केवल दूसरी तरफ देख लेना है। ध्यान सुना, केवल दूसरी तरफ देख लेते हैं, सुनो ध्यान से, ये -m है, ये भी क्या है, -m, ये भी -m है, ये भी कैसा है बेटा, -m, लेकिन इसका -m कैसा है बेटा, मैक्सिमम, इसका भी -m है और इसका भी क्या है बेटा, -m, लेकिन साथ में इसका क्या लग रहा है बेटा, +I, यानी इतना समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर इसका सबसे ज्यादा है, उसके बाद इसका है और उससे कम इसका है। इधर का हमने क्यों नहीं चेक किया, क्योंकि सब क्या है, सेम सेम। तो बेटा क्या इसका ऑर्डर यही होगा कि नहीं होगा बेटा, जितना ज्यादा एसिडिक एच होगा उतना तेज क्या होगा बेटा, इनॉल बनेगा। चलो साहब अब आगे देखो, यहां पर बेटा देखो, ये CO कार्बोनाइल है, इसका भी -m है, लेकिन साथ में क्या इसका +m लग रहा है कि नहीं लग रहा बेटा, यहां कौन सा रेजोनेंस हो रहा है बेटा, क्रॉस रेजोनेंस, यानी यहां जो एनायन बनेगा और यहां जो एनायन बनेगा दोनों में डिफरेंस है। ये कार्बोनाइल केवल इसके साथ ही रेजोनेंस करेगा, लेकिन यहां वाला जो कार्बोनाइल बेटा है, क्या ये इधर और इधर दोनों तरफ से रेजोनेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा बेटा, कैसा हो गया, क्रॉस। अरे यार ये लॉयल है, ये कैसा है, लॉयल है, कहता है मैं तेरा हूं और तू मेरा है, लेकिन ये तुम्हारी तरह है, कभी इधर और कभी उधर क्रॉस कर रहा है, और क्रॉस करने से एनायन की स्टेबिलिटी क्या होगी, बाकी बिहारी मुस्कुराए। बेटा तुम्हारा एग्जांपल अगला वाला है, और यहां पे अगर मैं बात करूं बेटा, तो ये क्रॉस नहीं कर रहा, ये डबल क्रॉस कर रहा है, देखो तो समझ में आया कि नहीं आया बेटा, बोलो, इधर भी क्रॉस, जिंदगी हो गई डबल क्रॉस, जिंदगी बर्बाद है, जो मिला क्रॉस करने वाला ही मिला। तो यानी इधर का भी +m और इधर का भी लग रहा है बेटा +m, OCH3 का, समझ आया? तो क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी बीच वाले। तो क्या ऑर्डर आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया बेटा, अरे बोल दो ना, ये आ गया। चलो अगला सुनो सुनो सुनो, आप बताओ बेटा, ध्यान सुनना, ये हमारे सामने दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकेंड, आंसर आपको बताना है। तो अगर इसकी बात करते हो, तो अगर बेटा इसका इनॉल बनाते हो, तो क्या इसका इनॉल ये बनेगा कि नहीं बनेगा, और अगर इसका इनॉल बनते हो तो इसके इनॉल को तो हम फिनॉल बोलते हैं, बोलो आया कि नहीं आया, यहाँ वाला H ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, यहाँ वाला H ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा। तो बताओ किसका इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा, 1 का या 2 का, 2 का, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 इज मोर देन 1, 2 इज मोर देन, इसका इनॉल ये तो ऑलमोस्ट 100% बनाएगा। चलो अगला देखो ध्यान से, ये है 1 और ये है 2, ध्यान सुनना, यहां पे अगर मैं बात करूं तो बेटा ध्यान सुनो, ये पाई बॉन्ड इधर, ये H इधर, तो जो आपके सामने बन के आया है, जे जे, हाँ समझ में आ गया, बहुत सही जवाब दिया आप लोगों ने, दिल दिल जीत लिया आपने मेरा, कैसा हो गया, कहता भैया हमसे ना हो पाएगा। यहां की बात करें तो सुनो ध्यान से, ये H है, पाई बॉन्ड इधर, H इधर, और जैसे ही बना आप देख सकते हैं, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये ऐसे, स्क्वायरिक एसिड, इसीलिए मैंने वहां पे स्क्वायरिक एसिड बताया था, ये स्क्वायरिक एसिड बन गया। और स्क्वायरिक एसिड को अगर आप ध्यान से देखते हो, तो अगर हम केवल इस वाले पार्ट को लेके चलो, क्या यहाँ प्लस यहाँ माइनस कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो बेटा, ध्यान सुनना, ये आपके सामने ऐसे बनाए, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस, इधर देख लो बेटा, मैंने यहाँ प्लस आएगा कि नहीं आएगा, इसका नेचर कैसा होता है, एरोमेटिक, ये कैसा होता है बेटा, एरोमेटिक, इज इट क्लियर? स्क्वायरिक एसिड का नेचर कैसा होता है, एरोमेटिक, ये लपक कर बनेगा, वो बनेगा ही नहीं, यानी कहेगा भैया हमसे ना हो पाएगा। तो बताओ क्या आंसर हो जाएगा, सेकेंड इज मोर देन फर्स्ट। क्या समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट, कोई नहीं डाउट है, बना लो, बेहतरीन पढ़ाई किया आपने, दिल जीत लिया मेरा आपने टाटू में। ये लिख दिया था, लिखो लिखो,
देखो टॉटोमर में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए बेटा, मजा आ गया पढ़ाने में, मजा आ गया पढ़ाने में। बेटा रुक, हाँ लिख ले, लिख लो, हाँ, लिख लिया, हो गया, लिखो लिखो जीनत बेटा जल्दी लिखो, ठीक है। कैसे हो विश्वकर्मा? बढ़िया हो, पढ़ाई और कर लेते आप तो और बढ़िया हो जाते। अब बोलो। धन्यवाद। ये जो क्वेश्चन है, धड़कन है हमारी, हाँ अभी नहीं लिखे हो? लिख लो। अरे आंचल ने बोल दिया लिख लो। तो इससे आपका समाप्त होता है जीओसी, जीओसी समाप्त। हाँ। Now we are going to discuss reaction mechanism। 50% ऑर्गेनिक, 50% ज्यादा खत्म हो गया, 50% ज्यादा खत्म हो गया। हमने आईपीएससी खत्म किया, आइसोमर खत्म किया, जीओसी खत्म किया। हो गया। चल आगे बढ़े, बढ़े बढ़े। आज मैं वो कुछ पीडीएफ डालने वाला हूँ टेलीग्राम पे, बैठे रहो, पे जाना नहीं है, जाना नहीं है। ये तुझसे क्या हो, बैठे रहो, रिवीजन करो, रिवीजन करो। तो उसमें कोई स्टार्टिंग का है, टाइप्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन फंक्शन ग्रुप। तो एक तरह से पिछला रिवीजन के लिए आपके लिए मिल जाएगा, ठीक है, कर लेना उसको। चलो अन्ना 24 डन। आस्था लग रहा है ऑनलाइन है, आस्था ज्वाइंट ऑनलाइन। आस्था क्या तुम ऑफलाइन वाली आस्था हो? जवाब देना बेटा, अब ये जल्दी जवाब दो बेटा। हाँ, कुछ लोग तो सुबह क्या करते थे कि वो ऑनलाइन, ऑनलाइन आ जाते थे और फिर सो जाते थे, क्यों आचल? हाँ, आगे बढ़ते हैं। हाँ, आज घर जाके सोऊंगा थोड़ा सा, मतलब रियली कह रहा हूँ, नींद पूरी नहीं हो रही है, नींद पूरी नहीं हो रही है, 4 घंटे मुश्किल से सो पा रहा हूँ, मुश्किल से सो पा रहा हूँ 4 घंटे रे। और आज तो स्थिति ये है कि लगातार मेरी क्लास है, लगातार क्लास है आज, अभी इसके तुरंत तुम्हारी क्लास का फिर तुरंत क्लास है।
बस यहाँ से वहां से आए, यहाँ से आए, फिर वहीं जाएंगे शाम वाले बैच में। अन्ना 24 आज फर्स्ट क्लास है बेटा अपनी मास्टर प्रो में, ठीक है बेटा। नमस्ते। ये पाई बॉन्ड नहीं बनाएंगे तो स्क्वारिक एसिड नहीं बनेगा वो। और ये बेटा क्या है, इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं ना, ये है प्लस, ये है माइनस, ये है माइनस, और ये क्या है बेटा प्लस। इज इट क्लियर? तो यहीं से प्लस प्लस हमने यहां से ले लिया दिखा के। चलो आगे बढ़ रहा हूं। चिल्ला तो ऐसे तुम्हारा जायदाद छीन रहा हूं। ये क्या अभी लिखी नहीं बाप ने, तेरा भी जायदाद लिखी नहीं है, ऐसे इंसान आगे बताओ। ये सोच अभी से है, ये नहीं कि मतलब खुद से मेहनत कर रहे हैं, अभी लिखी नहीं जाएगा। ये भगवान, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं है, ऐसा ख्याल ही मेरे आज तक लाइफ में नहीं आया कि जायदाद होता क्या है। ये तो है ही नहीं तो पूछूंगा क्या। सही बात है, मतलब उस बैकग्राउंड से आए हैं जहाँ एक कमरे में 6 भाई बहन रहा करते थे। जायदाद की बात ही क्या कर सकते हैं। आगे बढ़ जाए। चलो, मतलब मुझसे मूवी बन जाए ना, अगर मूवी एक बहुत खतरनाक मतलब मोटिवेशनल और इमोशनल मूवी बनेगी, हीरो लेकिन मैं ही बनूंगा उसका। क्या हाँ ना यार, दिख तो रहा हूँ यार, ऑनलाइन दिख रहा हूँ, और कौन सी मूवी दिखानी यार। चलो बहुत हो गया। ठीक है ना। चलो बेटा, तो इसके साथ थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट। अब लिख चुका है जो लिख लो, कोई बात नहीं, अब अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बहुत टाइम हो गया। जाना है तो आप चले जाइए, जिसको जाना है। ध्यान सुनो बेटा, ध्यान सुनो, बहुत ध्यान सुनना। ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी लिखना है आपको, लेकिन क्या लिखना है ध्यान सुनो। आप इसमें ये मत लिखना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, आप केवल लिख लेना ई ए आर, ई ए आर, एफ आर ए आर, एन ए आर, ई एस आर, एफ आर एस आर, एन एस आर, एलिमिनेशन, रीअरेंजमेंट, आइसोमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन। आप पूरा मत लिखना, बस सुनो ध्यान से। ये आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब हम यहां से कैसे पढ़ने वाले हैं, ये ध्यान से सुनो। यहां से ऑर्गेनिक दो तरीके से पढ़ाई जाती है, यहां तक का सबका लगभग सेम चलता है, यहां के बाद चीजें थोड़ी सी बदलती हैं। पहला चीज ये है कि यहां से पहला टॉपिक स्टार्ट होता है चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज हम 3 तरह से ऑर्गेनिक को आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक तो चैप्टर वाइज हम लेके चलेंगे ओनली अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। नंबर 2 केवल रिएक्शन मैकेनिज्म वाइज। नंबर 3 दोनों वाइज। ये है दोनों वाइज। ध्यान सुनना, यही फायदेमंद है। कैसे, ध्यान से सुनो। जो जहां पे ये देखोगे ना कि केवल चैप्टर वाइज ही पढ़ाया जा रहा है, वहां भी रियल में पूरा चैप्टर वाइज नहीं पढ़ाया जा सकता, पढ़ाई नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हाइड्रोकार्बन चैप्टर डालते हैं हेडिंग, तो हाइड्रोकार्बन का मतलब हो गया एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अब एल्कीन का रिएक्शन पढ़ लें तो वो कौन सा रिएक्शन हो जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और अगर एल्कीन का फॉर्मेशन पढ़ लें तो वो कौन सा रिएक्शन हो जाता है, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो हम हाइड्रोकार्बन में रिएक्शन के साथ एलिमिनेशन पढ़ा ही नहीं सकते, पढ़ा ही नहीं सकते। हाँ, आपके एनसीईआरटी में दे सकता है, वो तो कहीं से भी दे सकता है कि रिएक्शन ऑफ एल्कीन या प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। क्योंकि एलिमिनेशन समझने से पहले आपको क्या समझना पड़ेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बिना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझे आप एलिमिनेशन समझ ही नहीं पाओगे। तो कुल मिलाकर अगर हम केवल ये कह रहे हैं कि हम तुम्हें चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं, तो भी हम तुम्हें चैप्टर वाइज नहीं पढ़ा रहे हैं, आप चेक कर लेना जाके, पढ़ा ही नहीं रहे। क्योंकि हम फिर क्या करेंगे, आधा चैप्टर पढ़ाएंगे और आधा छोड़ देंगे, जब एलिमिनेशन आएगा तब पढ़ाएंगे। तो हम भी तो वही कर रहे हैं, नहीं हम भी तो वही कर रहे हैं।
हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, टॉपिक क्या चलेगा? इधर देखो, इधर देखो, टॉपिक क्या चलेगा बेटा? टॉपिक तो वही चल रहा है ना, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन है क्या? हाइड्रोकार्बन। बस मैंने हाइड्रोकार्बन ना बोल के इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोल दिया, पढ़ा तो हाइड्रोकार्बन ही रहा हूं ना। यहां जो मैकेनिज्म बता दूंगा उस मैकेनिज्म से आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग रिएक्शन रटते हैं, एल्कीन की रिएक्शन, एल्काइन की रिएक्शन, रटना नहीं है। कितने रिएक्शंस रटोगे? कल रिएजेंट बदल देंगे तो क्या होगा? फिर तो आपका रटा हुआ नहीं आया तो आप साफ हो गए। तो कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि वो कैसा भी रिएक्शन एक्स वाई जेड आपके सामने के दे दे, चाहे वो पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, कंसेप्ट हमारा क्लियर है तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे। हाइड्रोकार्बन का ये पार्ट, ये सारा क्या है? हाइड्रोकार्बन चलेगा, एल्कीन एल्काइन एल्कीन एल्काइन। इसके अलावा यहां वाले पोर्शन में भी कुछ हाइड्रोकार्बन आएगा, जैसे एल्केन, और आ गया एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इसमें आ जाएगा बेंजीन। बेंजीन क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। समझ में आएगा बेटा? तो हाइड्रोकार्बन का कुछ पोर्शन हम यहां पढ़ेंगे, मेरी बात ध्यान सुनो, मैं हेडिंग डालता रहूंगा। कुछ पोर्शन हाइड्रोकार्बन का यहां पढ़ेंगे और कुछ पोर्शन हाइड्रोकार्बन का यहां पढ़ेंगे। कैसे? यहां एल्काइल हैलाइड या एल्कोहल से हाइड्रोकार्बन बनाना सीखेंगे, यहां हाइड्रोकार्बन के रिएक्शंस पढ़ेंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? एग्जाम में तो ऐसा नहीं आता ना कि वो टॉपिक लिख कर देगा कि हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन है या ये एल्काइल हैलाइड का क्वेश्चन है, ऐसा तो नहीं आता ना। पहचानना तो आपको है ना कि यहाँ कंसेप्ट क्यों। तो हैंडीकैप्ड क्यों बन रहे हो? ना हैंडीकैप्ड क्यों बन रहे हो कि हमने लिख दिया हेडिंग हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन रिएक्शन खत्म कर दिए, कर दिए। अरे हम तो ये कह रहे हैं पढ़ाई तो ऐसी होनी चाहिए कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर हमने पढ़ा दिया है तो आपका एल्काइल हैलाइड हो गया, एराइल हैलाइड हो गया, अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव हो गया, सारे चैप्टर अपने आप कंप्लीट हो गए। ऐसी पढ़ाई होनी चाहिए, ना कि अलग अलग बैठ के रटोगे, क्योंकि अलग अलग बैठ के रटने में बेटा वो जो बोलते हैं ना बच्चे, सर ऑर्गेनिक बहुत टफ है, वही तरीका है उनको टफ बनाने का। हम इस तरह से आपको बताएंगे कि आपको कोई भी रिएक्शन दे दिया जाए आप तुरंत सॉल्व कर लोगे। अब एनसीईआरटी की फील कैसे आए तो उसके बारे में बात सुनो। जैसे मैंने पढ़ाया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो एनसीईआरटी के जिस पेज नंबर पर जो रिएक्शन हम आपसे पढ़ रहे हैं वो पेज नंबर आपको हम यहां पर लिख कर देंगे। आपको क्या करना है, उस पेज नंबर को यहां पढ़ने के बाद, यहां पढ़ने के बाद घर जाके क्या करना है, पढ़ना। क्या मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो इससे क्या होगा, पूरा का पूरा, जैसे हमने यहां एल्काइल हैलाइड से एल्कीन बनाना सीखेंगे अगर, तो ये भी हाइड्रोकार्बन में दिया, तो यहां पे भी आके हम हाइड्रोकार्बन का ही पेज नंबर आपको बताएंगे, ये जाके आपको यहां से पढ़ लेना है। समझ में आ रहा है मेरी बात? यही तरीका सबसे आसान सा है, मैं सीधे कह रहा हूं चैप्टर वाइज। हो सकता है तुमको 2-4 लोग भरमाने वाले मिल जाए, मिलते हैं, मिलते हैं, मुझे पता है। अरे यार वो सब मैकेनिज्म वाइज पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी में तो चैप्टर वाइज दे रखा है यार, तुम्हें चैप्टर वाइज पढ़ना चाहिए। उसे कहते हैं बेटा आप पढ़ लो, तुम्हारा भी मोटिव वही है 15 में 15 सही करने का, और हमारा भी मोटिव वही है 15 में 15 सही करने का। हाँ, हमें मेरे सर ने बोल दिया है कि ऑर्गेनिक ऑल करेक्ट होगी, तो मुझे पता है जिस रास्ते से ले जाएंगे हम उस रास्ते से जाएंगे। मुलाकात कर लेंगे फाइनल एग्जाम में। वाह, मतलब मेरा तो नाम ही नहीं आ रहा आज का इस बार। एक्स्ट्रा मेन क्लास टुडे, वेब ऑप्टिक्स, डॉक्टर पीके सर, फिजिक्स, 5 से 6:30, रूम नंबर 509। ठीक है बेटा, समझ में आया नहीं बेटा? तो इसीलिए मैंने ये 509 इसी में, इसीलिए मैंने आपके सामने ये, बेटा ध्यान सुनना, ये आपके सामने इसलिए बना के दिया ताकि, अरे यार सुनो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यही काम की चीज है, ताकि जब आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हो तो आपके एल्कीन एल्काइन कंप्लीट हो रहे होंगे। और अगर आप चैप्टर वाइज रिवीजन करना चाह रहे हो तो उल्टा पढ़ लेना। हमें एल्कीन एल्काइन कंप्लीट करना है तो जहां एल्कीन एल्काइन लिखा हुआ है ना वो वाले पढ़ लेना, वो मैकेनिज्म पढ़ लेना। दोनों तरह से हो गया कि नहीं हो गया बेटा? तो चैप्टर वाइज भी हो गया और रिएक्शन मैकेनिज्म वाइज। तो हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म को जनरली डिवाइड किया है, पहला है एडिशन रिएक्शन, पहला है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जिसमें हम एल्कीन और एल्काइन के रिएक्शंस कंप्लीट होंगे। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, एल्कीन और एल्काइन के रिएक्शन कंप्लीट होंगे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके थे जब इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पढ़ा रहे थे। दुनिया के सारे पोलर पाई बॉन्ड इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर रखे होते हैं,
वहीं पे बता दिया था मैंने। तो इसके एल्डिहाइड, कीटोन, साइनाइड एटसेट्रा, कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा के क्या होंगे, रिएक्शंस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आएंगे तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ईएसआर में एरोमेटिक कंपाउंड अपने सिलेबस के हिसाब से बेंजीन और उसके डेरिवेटिव, बेंजीन, टॉलुइन एटसेट्रा करके नाइट्रोबेंजीन हो जाएगा, बेंजोल्डिहाइड हो जाएगा, बेंजोइक एसिड हो जाएगा, इन सब के रिएक्शंस कंप्लीट हो जाएंगे। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एल्केन आ जाएंगे और कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में एल्कीन भी आ जाएगा, इसलिए डैश 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 कर दिया है, आएगा तो समझ जाना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ये सबसे दो ही इसमें सबसे बड़े पार्ट हैं, एक ए वाला पार्ट इसका पहले का और एक सी वाले पार्ट दूसरे का, ये सबसे मेजर टॉपिक। ये दोनों कंप्लीट हो गए ना तो समझ लो तुम्हारा 60% रिएक्शन मैकेनिज्म कंप्लीट हो गया। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे तो आपका क्लास 12th का जो पहला चैप्टर है हेलो एल्केन, हेलो एरीन, हेलाइड, ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है एल्कोहल, फिनॉल, ईथर में ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे, एल्कोहल, ईथर, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के एनिस डेरिवेटिव, वो सारे भी इसी में कंप्लीट हो जाएंगे। बहुत बड़ा टॉपिक है, देखा जाए तो वो एल्डिहाइड कीटोन को छोड़ के लगभग सब कंप्लीट हो रहा है इस तरह से। एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करें तो वही एल्काइल हैलाइड एल्कोहल चैप्टर हो जाएंगे, इनसे हाइड्रोकार्बन बनाना सीखेंगे, और कुछ और भी हैं उनके एलिमिनेशन भी पढ़ेंगे। रीअरेंजमेंट रिएक्शन, या ये क्या होगा, तरह का आइसोमराइजेशन है, ये आपको जगह जगह देखने को मिलेगा, ये भी एक तरह का रिएक्शन है। कीटोइनॉल भी क्या है, एक तरह से आइसोमराइजेशन ही तो है बेटा। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पॉलीमराइजेशन, और हमारा ऑर्गेनिक खत्म। सर बायोमॉलिक्यूल पॉलीमर तो आपने बोला ही नहीं, अरे बायोमॉलिक्यूल पॉलीमर भी पॉलीमराइजेशन का ही तो पार्ट है। कार्बोहाइड्रेट से क्या बनता है, पॉलीसेक्राइड, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, पॉलीमर हो गए ना। उसी तरह से तुम्हारे अमाइनो एसिड से क्या बनता है, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, समझ में आ रहा है ना बेटा, ये सब पॉलीमराइजेशन का पार्ट हो गया। तो ये आपका खत्म हो गया, बस इतना ही पढ़ना बाकी है हम लोग, और एक चैप्टर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बाकी छोटे छोटे प्यूरिफिकेशन एटसेट्रा है, बस इतना ही सिलेबस है अपनी ऑर्गेनिक खत्म, यानी एक पेज की ऑर्गेनिक बच्ची बस, यही तो एक पेज ही तो है ना, यही बच्ची है ना, लेकिन एक एक को कंप्लीट करने में भी मजा आएगा ना, वो मत सोचा करो, अभी तक मैंने कहा ना, वो मत सोचो, बस तुम जैसे पढ़ा है वैसे पढ़ते जाओ, ठीक है। चलो बेटा, अन्ना लिख रहा है, क्रिस लिख रहा है आपके पास बुद्धि का जायदाद है, अन्ना लिख रहा है और सर अपनी जायदाद सबको बांट रहे हैं, क्या बात है बेटा। चलो तो बेटा इसको लिख लो, बेटा लिख लो, इसको लिख लो, और मैं तो कहूंगा कि इसको एक पेज पर रूम में चिपका भी लेना, क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, इसी से क्वेश्चन बन जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, समझ में आ रही है, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी तुमने लिखा ही नहीं, क्या इतनी देर हम बात क्या कर रहे थे, तुम कहानी सुन रहे थे क्या, जल्दी लिखो, समय ऐसे बर्बाद करोगे हैं? हाँ हाँ हाँ, आ गया ना, अब इलेक्ट्रोन्यूक्लियोफिलिक सभी आ जाएगा। अब घर पे जाके एक बार वो लेक्चर रिवाइज कर लेना, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो हम इसको रिएक्शन मैकेनिज्म भी बोल सकते हैं, या फिर रिएक्शन मैकेनिज्म 2 बोल सकते हो, या फिर ध्यान सुनना, कई जगह इसको बोल दिया जाता है GOC2, उसे GOC1 बोल देते, इसे GOC2 बोल देते, हम लोगों ने क्या बोल दिया, उसको GOC बोल दिया, इसको रिएक्शन मैकेनिज्म बोल दिया। तो इसमें पहला हेडिंग डालिए आप लोग, एडिशन रिएक्शन। बढ़े आगे, चलो बेटा, हाँ बेटा, तो अगला हेडिंग डालिए बेटा, एडिशन रिएक्शन। इतना अच्छा, मतलब पूरा नहीं लिखना था बेटा, EAR, FR, ऐसे लिखना था यार, जल्दी करो बेटा, समय बर्बाद मत करो, डोंट बर्बाद समय।
अब एक बात ध्यान से सुन लेना, अभी तक भी जितने लोगों ने लापरवाही करी है माफ है, मतलब ये लास्ट माफी है, तो ना माफी का भी माफी, सुपर माफी, तो ये लास्ट माफी है। अगर आज के बाद किसी बच्चे ने, आज के बाद ध्यान लेना, अगर किसी बच्चे ने लापरवाही करी, सब साफ। अब मेन ऑर्गेनिक स्टार्ट होती है, क्या स्टार्ट होती है? मेन ऑर्गेनिक। तो अब जिसका पीछे छूट गया है धीरे धीरे रिवाइज करना, लेकिन इसको कभी भी छोड़ना मत, डेली रिवीजन इसका जरूरी है। मैं नहीं आएगा, जितना अभी तक पढ़ा है उससे कम आएंगे, तो सर आपने उसमें इतना क्यों पढ़ाया, बिना उसको पढ़ाए समझ नहीं सकते। एबीसीडी पढ़ोगे तभी एप्पल बोल पा रहे हो ना, कि डायरेक्ट पैदा होते ही एप्पल सीख गए थे? हम तो पहले ही सीख गए थे। चलो आ जाओ। तो पहला है बेटा एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लिखो बेटा इसे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में लिखे इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ, इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ एल्कीन, एल्कीन एंड एल्काइन। It is characteristics reaction of, it is characteristics reaction of alkene and alkyne, alkene and alkyne। यानी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एल्कीन और एल्काइन की मेन रिएक्शन क्या है, तो आप क्या बोलोगे? EAR। क्या बोलोगे? EAR। अब हम यहाँ पे दो केसेस पढ़ेंगे बेटा, दो केस पढ़ेंगे। पहला लिखना केस 1, when electrophile does not have lone pair। इलेक्ट्रोफाइल दो प्रकार के आएंगे बेटा, एक इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास लोन पेयर होगा, एक इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास लोन पेयर नहीं होगा। तो हमने पहला क्या पढ़ा बेटा? when इलेक्ट्रोफाइल डज नॉट हैव लोन पेयर, जैसे H+, D+। समझ में आया बेटा? तो इनके पढ़ेंगे। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था जो पहला अटैक करता है वही रिएक्शन का नेचर बन जाता है। तो यहां पहला अटैक कौन करने वाला? इलेक्ट्रोफाइल। इसीलिए क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एडिशन क्यों है उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे, इधर ध्यान सुनना। तो इलेक्ट्रोफाइल दो प्रकार के होंगे, एक इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास लोन पेयर होगा, एक जिससे लोन पेयर नहीं होगा। जैसे क्लोरीन, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। X2 क्या है? ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, हेलोजन, लेकिन उसके पास क्या होता है बेटा? लोन पेयर। तो when electrophile does not have lone pair that is H+, D+, तो इस मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं क्लासिकल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं? आगे से हम लोग बोलेंगे सीसी। क्या बोलेंगे बेटा? सीसी। और जब इलेक्ट्रोफाइल, जैसे हो गया ना ये इलेक्ट्रोफाइल, ध्यान सुनना ये समझा रहा हूं, एक हो गया ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया, और दूसरा हो गया ये भी इलेक्ट्रोफाइल हो गया। ये देखो, ये एक लोन पेयर वाला, एक विदाउट लोन पेयर वाला। तो ये वाला जो मैकेनिज्म चलेगा, ये चलेगा बेटा कौन सा? सीसी। ये वाला मैकेनिज्म चलेगा उसे अपन बोलेंगे एनसीसी, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म। क्या बोलेंगे बेटा? नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म। तो अभी हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं बेटा? आप ऐसे पढ़ लो, नो लोन पेयर तो सी, क्या नाम है, नो लोन पेयर सीसी, विथ लोन पेयर एनसीसी। अरे बोलो ना, यहां तो कोई दिक्कत? नो दिक्कत। आगे बढ़ जाऊं? चलो चलिए बेटा, तो ये हमारे सामने एक रिएक्शन है, ये एक एल्कीन है, ये जनरल रिएक्शन लिखा ENU। बेटा ENU अपना चेहरा बदलता रहेगा और डिफरेंट रिएक्शन बनता रहेगा। और ये ले लिया हमने CCl4। CCl4 जो है यहां पर क्या होता है? नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्या होता है बेटा? नॉन पोलर। तो प्रोडक्ट जो मेजर प्रोडक्ट बन गया बेटा, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल जाकर ऐड हो गया, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ मेजर प्रोडक्ट। अब हमको ये पढ़ना है कि आखिर ये बना कैसे, इसकी मैकेनिज्म क्या है। इसको बनाओ, आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलो, बहुत सही, बहुत सही बेटा, एकदम आराम से, कोई भी वो मतलब मजाक मत करना तुम लोग, यहां से मजाक एकदम मत करना। रिएक्शन वाला पार्ट स्टार्ट हो गया अब। चलिए, तो आइए पढ़ते हैं इसकी मैकेनिज्म। सुनो ध्यान से। नहीं बेटा, आगे अगले पेज से।
तो हम लोग पढ़ेंगे कि इसकी मैकेनिज्म क्या है। पहले हमने ये लिख दिया रिएक्शन, अब इस रिएक्शन को हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ध्यान सुनना, सुनो। अब देखो पूरा पेज हम समझा रहे हैं, समझने का प्रयास करना। ये हमारे सामने एक एल्कीन है, और एल्कीन खुद में क्या होती है बेटा, बोलो? न्यूक्लियोफाइल। मैंने बताया बेटा, पोलर पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रोफाइल, नॉन पोलर पाई बॉन्ड वाले न्यूक्लियोफाइल, और इसकी चर्चा हम पहले कर चुके थे, इसलिए आज का होमवर्क इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल रिवाइज करके आना। ये है इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। अब बताओ, अगर ये न्यूक्लियोफाइल है तो पहला अटैक कौन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। वैसे पूरा का पूरा ये जाकर ना, ये कॉम्प्लेक्स, यहां पर जाके कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, पोलराइज हो जाता है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और कुछ इस तरीके से मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, ध्यान सुनना। ये कुछ इस तरीके से, यहाँ पर ये ई है, और यहाँ क्या है बेटा, ये एनयू है। यहाँ चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव। यहाँ क्या आएगा? नेगेटिव। ये पाई बॉन्ड की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। फिर ये पाई बॉन्ड का अटैक इस इलेक्ट्रोफाइल पे होता है, और फिर ये बॉन्ड क्या हो जाता है बेटा? टूट जाता है। होता कुछ इस तरीके से है, लेकिन हम इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, हम थोड़ा इजी करके पढ़ेंगे। बेटा ध्यान सुनना, हम थोड़ा इसको इजी करके पढ़ेंगे। कहा गया रे, सुनना ध्यान से। अपन ऐसे पढ़ेंगे, क्या हमने ऐसा पढ़ा था? ये कौन सा इफेक्ट लग रहा है बेटा? प्लस एच। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ा था तो हमने ट्रिक बताया था, इन द डायरेक्शन ऑफ इफेक्ट बॉन्ड का मूवमेंट, इन द डायरेक्शन ऑफ इफेक्ट बॉन्ड। अगर लेफ्ट से राइट जा रहा है तो बॉन्ड भी ऐसे टूटेगा। मेरी बात ध्यान सुना, अगर इफेक्ट लेफ्ट से राइट है तो बॉन्ड भी ऐसे ही टूटेगा। मेजर प्रोडक्ट के लिए, किसके लिए बेटा? मेजर। अगर ये डायरेक्शन इधर होता तो बॉन्ड ऐसे टूटता। तो बता, हेड पर क्या जाएगा? नेगेटिव, और टेल पर क्या जाएगा? पॉजिटिव। यहाँ पे क्या है बेटा? पॉजिटिव। यहाँ पे है नेगेटिव। इसने किया अटैक, बॉन्ड टूट गया, खटैक। समझ में? क्या फॉर्मेशन हुआ? ध्यान सुनना, CH3 CH CH2E बना कि नहीं बना बेटा? और यहां चार्ज कौन सा हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। बना कि नहीं बना? प्लस ऐसे भी संभावना है कि बॉन्ड ऐसे टूट जाए, संभावना है। अरे थोड़ा बहुत संभावना होगा, मैक्सिमम ऐसे टूटेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी टूट सकते हैं। अरे बोल तो दिया करो। अगर ये बॉन्ड ऐसे टूटता है तो बताओ क्या बनेगा बेटा? CH3 CHE, और यहां पर क्या जाएगा बेटा? बोलो, CH2 पे पॉजिटिव चार्ज। क्या तुम्हारी बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? लेकिन अगर मैं पूछूं इन दोनों कार्बोकटायन में ज्यादा स्टेबल कौन है, तो आप कहोगे 3 और 2 5 अल्फा एच है कि नहीं बेटा? इसके पास 3 इधर और 2 5 अल्फा एच है। अगर इलेक्ट्रोफाइल भी हाइड्रोजन हो जाएगा तो 6 अल्फा एच हो जाएंगे। यहां कितने अल्फा एच है बेटा? अभी बताओ। 1 अल्फा एच है, बोलो ना। तो बताओ बेटा ध्यान से, ज्यादा कौन? ये मोर स्टेबल हुआ कि नहीं हुआ बेटा? दिस इज द मोर स्टेबल हाइपर कॉन्जुगेशन, बोलो। और ये क्या होगा? दिस इज द लेस स्टेबल। पहला स्टेप जो होता है बेटा इसका, वो कैसा स्टेप होता है? दिस इज द RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सुनो ध्यान से, क्यों RDS स्टेप होता है? इधर देखो, क्या यहां पर पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा बेटा? पाई बॉन्ड ब्रेक क्या हो रहा है बेटा? पाई बॉन्ड ब्रेकिंग। और बॉन्ड ब्रेकिंग स्लो स्टेप है कि फास्ट स्टेप है? स्लो स्टेप। एनर्जी लगती है कि नहीं लगती है? तो यहां पर क्या हो रहा है बेटा? पाई बॉन्ड का ब्रेकिंग हो रहा है, इसलिए स्टेप कैसा हो गया बेटा? ये RDS हो गया। लेकिन और दूसरा ऐसे भी देख सकते हैं, ये भी न्यूट्रल था और ये भी मान लो क्या है? न्यूट्रल है। तो अट्रैक्शन क्या होगा? स्लो होगा। लेकिन क्या अब जो आपके सामने बना है, क्या चार्ज स्पीसीज बन चुका है कि नहीं बन चुका है? और साथ में क्या न्यूक्लियोफाइल भी पिक्चर में आ चुका है कि नहीं आ चुका है? क्या यहाँ पे भी चार्ज नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चार्ज में अट्रैक्शन फास्ट होगा। तो सेकंड स्टेप कैसा हो गया बेटा इसका? सेकंड स्टेप कैसा हो गया बेटा? ये फास्ट स्टेप हो गया। पहला स्टेप कैसा हो गया? स्लो। सेकंड स्टेप क्या हो गया? फास्ट। क्या बनेगा प्रोडक्ट बताओ बेटा? CH3 CH CH2E, और यहां पर क्या आ जाएगा बेटा? ये NU प्लस, इधर क्या आएगा बेटा? CH3 CHE, और इधर क्या आएगा बेटा? CH2, यहां आएगा NU। ये वाला प्रोडक्ट कैसा बनेगा बेटा? दिस इज कॉल्ड एज मेजर, एंड दिस प्रोडक्ट क्या कहलाएगा बेटा? दिस इज द माइनर। लेस स्टेबल से बनने वाला माइनर, मोर स्टेबल से मेजर। अगर मेजर को माँ बोले और इसको मी बोले तो मामी का फॉर्मेशन होगा। अरे है ना? क्या मेरी बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही बेटा? हाँ, तो कुल मिलाकर ये कहना चाहता हूं, यहां पर मैंने केवल क्या दिखाया है? मेजर। आगे से भी केवल केवल हम क्या बनाएंगे? मेजर। अगर वो बोलेगा पॉसिबल प्रोडक्ट बनाओ तो मेजर माइनर सब बना देंगे। लेकिन अगर कह रहा प्रोडक्ट बनाओ
तो हम किसकी बात करेंगे बेटा? मेजर। मेरी बात ध्यान से सुनो। रिएक्शन कहां करवाते हो? क्या हवा में रिएक्शन होते हैं? किन के लिए किसी फेज की जरूरत पड़ती है? अरे हवा में थोड़ी करो, कोई फेज की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। अब सुनो मेरी बात। क्या रे, कुछ कह रहे हैं? क्या पूछ रहे हैं? अरे बेटा, जो ज्यादा स्टेबल होगा ना, मोर स्टेबल, वो ज्यादा बनेगा। लेस स्टेबल है वो बनना ही नहीं चाहेगा या कम बनेगा। जब कम बना है तो उसका प्रोडक्ट भी कम, माइनर। जो ज्यादा बना उसका प्रोडक्ट भी ज्यादा, मेजर। अब रिएक्शन को कराने के लिए किसी ना किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो कोई एक ऐसा मीडियम लो जो हमारे इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल को परेशान मत करे। क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या पाई बॉन्ड को तोड़कर ऐड हो जा रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? एडिशन हो जा रहे हैं। मतलब ये जब एल्कीन की तरफ बढ़ रहे हैं तो इनको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं मिलना चाहिए। अगर आपने पोलर सॉल्वेंट ले लिया, कैसा ले लिया? पोलर, तो वो अपनी पोलरिटी से क्या इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल को परेशान कर सकते हैं? रास्ते में ही उनको सॉल्वेट कर सकते हैं, सॉल्वेशन कर सकते हैं। तो उनका मूवमेंट कम कर देंगे, उनका अटैक भी कम कर देंगे। तो बेस्ट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाने के लिए ऐसा सॉल्वेंट सेलेक्ट करो जिसमें उन रिएक्शंस इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल को कोई परेशानी ना हो। तो उसके लिए बेस्ट सॉल्वेंट क्या होता है बेटा? बोलो। नॉन पोलर सॉल्वेंट। जैसे CCl4 हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, नॉर्मल हेक्सेन हो गया, एक्सेट्रा। इज इट क्लियर? तो मैं पूछूं बेस्ट सॉल्वेंट फॉर EAR क्या होगा? नॉन पोलर सॉल्वेंट। फिर बच्चे के मन में प्रश्न आएगा, सर अगर पोलर ले लेंगे तो हम आगे रिएक्शंस करेंगे कि जब हम नॉन पोलर सॉल्वेंट लेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, और जब हम पोलर सॉल्वेंट लेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ताकि तुम्हें समझ में आए सॉल्वेंट का रोल क्या होता है। अरे बोलो ना। अब कुछ बातें बताओ बेटा। इसका पहला स्टेप क्या है? RDS। क्या है बेटा? RDS। और रिएक्शन का जो पहला स्टेप RDS होता है, या जो RDS रिएक्शन का स्टेप होता है, वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। पूरे रिएक्शन को वही गवर्न करता है। आपने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ रखा होगा। तो इसके RDS में किसका फॉर्मेशन हो रहा है बेटा? क्या इसके RDS में आपको कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फर्स्ट स्टेप इज RDS, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। पहला पॉइंट जो कि लिखेंगे अभी हम लोग। नंबर 2, जब जब कार्बोकैटायन बनेगा, क्या बोला? कार्बोकैटायन बनेगा। क्लासिकल कार्बोकैटायन बोलते हैं बेटा इसको, बिना लोन पेयर वाला है इलेक्ट्रोफाइल। जब जब कार्बोकैटायन बनेगा तो उस कार्बोकैटायन में एक फिनोमेना पाई जाती है, जिस फिनोमेना को बोलते हैं रीअरेंजमेंट। क्या बोलते हैं? रीअरेंजमेंट। यानी कार्बोकैटायन बनते ही अगर उसमें संभावना हुई रीअरेंजमेंट की, और वो तभी होगा जब वो रीअरेंज कर कर ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बन जाए। अगर रीअरेंज करके ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन नहीं बन पा रहा है तो उसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो अब हमें एक टॉपिक ये भी पढ़ना पड़ेगा कि आखिर रीअरेंजमेंट हम लोग करते कैसे। तो सिंस the intermediate formation is carbocation, hence rearrangement may be possible, not must be, may be possible if formed carbocation is more stable than previous। मेरी बात समझ आया? कैसे होगा उसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पढ़ेंगे और पूरे ऑर्गेनिक में उसको यूज करेंगे। इसलिए वो लेक्चर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हम लोग इतने सारे कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं कि जो आगे के रिएक्शंस में भी इन्वॉल्व होंगे। इसलिए गलती से भी कहीं कोई मिस मत करना, फिजिकली, मेंटली या बोथ। बेस्ट सॉल्वेंट फॉर ER क्या होगा? नॉन पोलर सॉल्वेंट। इतनी मेरी बात समझाई कि नहीं है? जल्दी से नोट करो और वो पॉइंट लिखो। लिख लिया? हाँ। आज कैसे लूंगा थर्ड क्लास, हालत खराब हो। थकान बहुत आ रही है, भयंकर वाली। एक्चुअली क्या, वो रूम, वो क्लास बहुत बड़ी है ना, उसमें कम से कम 300-400 बच्चे बैठे हैं। तो उसमें बोलना भी उतना है। वैसे ही तो मैं तेज बोलता हूँ, उसमें और तेज बोलना पड़ता है। मतलब तुम्हारी 2 क्लास की ताकत उसकी 1 क्लास में लग जाती है। बड़ी क्लास होगी ना वो, फिर उसी में क्लास है। चलो, पापी पेट क्या नहीं करा देता है, क्यों? आगे बढ़ जाए। हाँ, पूर्ति। जल्दी लिख बेटा।
तो एकदम आराम से मैंने बहुत समय दिया इस रिएक्शन को, समझो। अभी मैं बाद में ऐसा चीज लिखवाऊंगा जिससे बहुत सारे आराम से हो जाएगा। क्यों रे, क्या हाल चाल है? बाल कटवाए क्या तूने? दीपराज कैप पहन रहा तो लग रहा था, लुक तेरा बदल गया था, कोट पहन स्मार्ट लग रहा था, अभी भी स्मार्ट है वैसे। ये लिख जाए तो बता देना, मैं जग जाऊंगा, यहीं आराम कर लेता हूँ, सो जाइए। बेटा मेरे पर्स में 100-200 रुपया ज्यादा नहीं है, क्यों सोने के लिए बोल रहे हो? बैंक के भी अकाउंट दिखा दो, कभी मास्टर के तो अकाउंट खाली है हैं? हैं? बेटा रियली कह रहा हूँ, निकाल के मैंने स्टेटमेंट दे दे रहा हूँ। तो ओरिजिनल अकाउंट क्या तुम, तो तू ऐसा कर लेते ना, तू ऐसा कर, मेरा पैन नंबर ले ले, आधार कार्ड ले ले, किसी का अगर पैन नंबर ले लो ना, तो उससे क्या होता है कि अगर उसके 10 अकाउंट है ना, तो उस पैन नंबर से तुम 10 अकाउंट को ट्रेस कर सकते हो, ये याद रखना। मतलब आजकल ये हो गया कि तुम जितने भी अकाउंट खुलवाओ या जहां पे भी जाते हो ना, उस सब में वो आपसे क्या मांगता है, पैन नंबर, वो सभी से लिंक होता है, तो पैन नंबर ले ले बेटा। सर बता दो सर, हैं? आगे बढ़ जाए, तो लिखो पॉइंट नंबर 1, लिखो। अच्छा 1 मिनट हो गया, लिखो फर्स्ट स्टेप इज आरडीएस। अच्छा जितने लोग लिख चुके हैं वो लिखें, और जो लोग नहीं लिख चुके हैं वो भी लिख लें। फर्स्ट स्टेप इज आरडीएस, that is formation of carbocation. First step is RDS, determining step, that is formation of carbocation. क्या यार, बेस्ट स्टेप इज, सॉरी, फर्स्ट स्टेप इज आरडीएस, मेरा अगला स्टेप आ गया था दिमाग में। फर्स्ट स्टेप इज आरडीएस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। नेक्स्ट पॉइंट, बेस्ट सॉल्वेंट फॉर ईएआर, बेस्ट सॉल्वेंट फॉर ईएआर इज नॉन पोलर सॉल्वेंट। बेस्ट सॉल्वेंट फॉर ईएआर इज नॉन पोलर सॉल्वेंट, इज नॉन पोलर सॉल्वेंट। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल CCl4, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, या CS2, कार्बन डाइसल्फाइड एटसेट्रा, कार्बन डाइसल्फाइड एटसेट्रा। ठीक है बेटा, ये हम लोग क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, नोट लिख रहे हैं। कितने नोट लिख लिए हम लोगों ने? हाँ, पहला नोट लिख लिया, दूसरा नोट लिख लिया, अब तीसरा नोट लिख लिया, ठीक है ना? लिखे बेटा, इंटरमीडिएट इज कार्बोकेटायन, इंटरमीडिएट इज कार्बोकेटायन, intermediate is carbocation, so rearrangement may be possible. Intermediate is carbocation, so rearrangement may be possible, rearrangement may be possible if formed carbocation is more stable than previous, if formed carbocation, if formed बनने वाला, if formed carbocation is more stable than previous, more stable than previous, ब्रैकेट में लिखिएगा, ब्रैकेट में लिखिएगा, जो कि वर्ड हम लोग आगे बार बार यूज करेंगे, RMBP, रीअरेंजमेंट में बी पॉसिबल। RMBP मतलब क्या है, रीअरेंजमेंट। आगे से हम लोग कहीं भी कार्बोकेटायन आएगा तो नीचे लिख देंगे RMBP, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पूरा स्टेटमेंट लिखने से बच जाएंगे हम लोग, बार बार लिखने से बच जाएगा कि कार्बोकेटायन देन रीअरेंजमेंट में बी पॉसिबल, रीअरेंजमेंट में बी पॉसिबल, अगर बनने वाला कार्बोकेटायन पहले की तुलना में ज्यादा स्टेबल। इज इट क्लियर? हाँ, तो अपन एक पूरी क्लास लेने वाले हैं, अगली क्लास जो आएगी अपनी, अभी तो क्लास चल रहा है बेटा, अभी तो देखो कि कैसे रीअरेंजमेंट, कैसे रीअरेंज, अगला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर वो छूट गया तो आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का भी चीजें छूट जाएंगी, एलिमिनेशन रिएक्शन भी छूट जाएगा।
समय ध्यान सुना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट बेटा। अब प्रश्न आता है रिएक्टिविटी की। क्या आती है बेटा? रिएक्टिविटी, रेट और रिएक्टिविटी फॉर ईएआर। अच्छा, आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, शायद पढ़ा होगा पहले। लिखो बेटा, रेट और रिएक्टिविटी फॉर ईएआर क्या होता है बताओ। एनीवन, किसी ने पढ़ा है तो बताओ। रेट या रिएक्टिविटी फॉर ईएआर किसी ने पढ़ा है? चलो ठीक है, हम पढ़ा रहे हैं। देखो, प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ पाई बॉन्ड। समझना बेटा ध्यान से, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ पाई बॉन्ड क्या है समझाएंगे अभी। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ पाई बॉन्ड नीचे लिखना ब्रैकेट में, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ पाई बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ पाई बॉन्ड। बेटा बातें नहीं पीछे वाले, कॉपी दिखाओ कितना लिख लिया तुमने। लिखो कि नहीं? मैं वहां तक आ जाऊंगा तो गलत। ये लिखा? लिखो। तुम पहली क्लास में हो क्या? तुम पहली बार देख रहे हो? खड़े हो जाओ। तुम पहली बार देख रहे हो? इतना स्मार्ट बंदा मेरे को दिखा नहीं आज तक। क्या नाम बेटा? रेहान। कहाँ से हो? पूरे बिहार में अकेले रहते हो? कहाँ से हो? शिवा। अरे पड़ोसी हो तुम गोरखपुर के। बैठो। हाँ, रेहान फ्रॉम सिवान। क्या बात है। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ पाई बॉन्ड, या फिर आपने पढ़ा होगा, यहां लिखना बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट लिख लो बेटा ध्यान से रेहान। प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ध्यान सुना बेटा, इधर ध्यान सुना। इसको ये बेटा इतना आसान नहीं, लिख के मैं नहीं आगे बढ़ सकता, इसको समझाने के लिए मेहनत पड़ेगी करनी। ध्यान सुनना, जनरली आपको लिखा हुआ मिल सकता है, ये अगर आपने ग्रोथ में पढ़ा होगा, नर्चर में पढ़ा होगा, तो रिएक्टिविटी प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, और क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाता है। कितने लोगों ने पढ़ा? ईमानदारी से हाथ उठाओ। अरे अगर पढ़ा है तो हाँ कोई बात नहीं, पढ़ा है मुझे पता है। लेकिन हमने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन से पहले क्या लिख दिया? न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो ध्यान सुनो, पहले इसको समझो ये क्या होता है। सुनो ध्यान से बेटा, ये आपके सामने एल्कीन है। एल्कीन खुद में क्या है? न्यूक्लियोफाइल। ध्यान सुनो, हम बोलते हैं रिएजेंट की आंखें नहीं होती, रिएजेंट की आंखें नहीं होती। यह ध्यान सुनो, ये क्या है हमारे सामने? एल्कीन है। ये क्या है? एल्कीन है। कैप देना बेटा। हाँ, और ये हमारे सामने क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। ये एल्कीन है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। ध्यान सुनो, अब हमारे सामने मान लो, मैं यहां पे बता रहा हूं, दो प्रकार की एल्कीन है। एक एल्कीन का टाइप हो गया ए, और एक एल्कीन का टाइप हो गया बी। दोनों एल्कीन है। ए एल्कीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, और बी एल्कीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? कम है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्या मतलब हुआ? ये प्लस एच इफेक्ट लगाएगा तो यहाँ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी बेटा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। तो हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन, और यहां पर हमारे सामने क्या है बेटा? ये अपना इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल की आंखें नहीं। बताओ बेटा, इलेक्ट्रोफाइल केवल आकर्षण से जाएगा, जहां की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वहां बहुत तेजी से खींचा जाएगा। बताओ, ए के पास बहुत फास्ट जाएगा या बी के पास? बहुत फास्ट। यहां से संपर्क इसका इससे होगा, और बी से उतना कम होगा। द अप्रोच ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, the approach of electrophile towards alkene is called reactivity. The approach of electrophile towards alkene is called reactivity. बताओ किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, ए वाले की या बी वाले की? समझ आएगी यार। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एल्कीन खुद में क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल। अरे बोलो ना, एल्कीन खुद में क्या है बेटा? न्यूक्लियोफाइल। ये भी न्यूक्लियोफाइल है और ये भी न्यूक्लियोफाइल है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से इसका न्यूक्लियोफिलिक नेचर भी बढ़ जाएगा। ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल, और इसका न्यूक्लियोफिलिक नेचर क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है?
बोलोगे तो समझ में आएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा किसकी है? न्यूक्लियोफाइल अच्छा कौन सा है? जो जितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी उतनी ही ज्यादा होती है। यहाँ क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ पाई बॉन्ड। जितनी पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, इसका मतलब उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, यानी उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा। ऐसे उल्टा बोल देंगे, जो जितना अच्छा इलेक्ट्रोफाइल होगा उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होगी। क्या मेरी बात समझ आएगी? एनसीईआरटी के वर्ड में आपको बता रहा हूं। अरे यार, अच्छा एक बात बताओ, पहले ये इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक किया है कि सबसे पहले कार्बोकैटायन ही बन गया था? पहले अटैक हुआ है। जब वो आके इस जगह पर जुड़ा है तभी तो यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ है। पहले ही कार्बोकैटायन बना हुआ था कि जुड़ने के बाद कार्बोकैटायन बना है? तो पहले अप्रोच हुआ है कि पहले कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ है? और अप्रोच क्यों हुआ है? आकर्षण से। और आकर्षण क्यों हुआ? न्यूक्लियोफिलिक नेचर से, यानी न्यूक्लियोफिलिसिटी। यानी सबसे पहले हमने क्या लिखा है? न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब समझ में आया बेटा? हर कोई समझ नहीं सकता, इसको याद रखना, यहीं से पढ़ के निकल जाते हैं लोग। एक ऐसा एग्जांपल दूंगा जो यहां से गलत हो जाएगा आपको। हाँ, जब न्यूक्लियोफिलिसिटी सेम हो जाए, क्या बोला? न्यूक्लियो मान पहले वाले इसके पास भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है, अब न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो गई? सेम। तब हम किस पे जाएंगे? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। जनरली हमारे सिलेबस तक की ये बात है। न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ाई कैसे जा सकती है? कौन बढ़ाएगा, कौन घटाएगा? क्या सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कितना आसान। अब सुनो बेटा, इसको हटा नहीं रहा हूं, किनारे रख दे रहा हूं इसे। सुनो ध्यान से। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे, सारे क्वेश्चन आज डिस्कस नहीं हो पाएंगे। वैसे मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरी तुरंत क्लास है अभी, बिना गैप के अगला क्लास है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसमें केवल 3 क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ। बाकी नेक्स्ट जो है बस यही है इसको, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इसमें समझाने वाला पार्ट है, इसको हम लोग अगले में डिस्कस कर देंगे, ठीक है ना? बस खत्म, इतना ही तो है। तो अब सुनो बेटा, अरेंज इन रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स ईएआर। देखो बेटा, यहां बताओ, यहां कितने अल्फा एच है बेटा? 3 अल्फा एच। यहां भी कितने हैं? 3 अल्फा एच। यहां कितने हैं? 3 अल्फा एच। यहां कोई ना अल्फा एच। तो यहां की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जो थी वही रह जाएगी। यहां की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 3 अल्फा एच के कारण बढ़ेगी, लेकिन यहां की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 6 अल्फा एच के कारण ज्यादा बढ़ेगी। आंसर हो गया। यहां ज्यादा अटैक फास्ट होगा, बोलो है ना? क्या अभी तक हमने कहीं कार्बोकैटायन बनाया? बिना कार्बोकैटायन के आप रिएक्टिविटी का आंसर दे दो। चलो अगला ध्यान सुनो, ध्यान सुनना बेटा। अच्छा बताओ, CH3 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 सब में क्या है कॉमन? सब में 3 3 अल्फा एच है, इसलिए जो कॉमन है उसको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। इधर बताओ, क्या ये प्लस एच लगाएगा? बोलो है ना? यहां बताओ क्या होगा बेटा? ये लोन पेयर है तो क्या होगा? प्लस एम। यहां पर भी क्या है? लोन पेयर, तो यहां पे भी क्या होगा बेटा? प्लस एम। यहां NO2 है तो यहां पे क्या होगा? माइनस एम। प्लस एच से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, माइनस एम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। अब दोनों प्लस एम वाले हैं, ज्यादा प्लस एम वाला कौन होगा? नाइट्रोजन की ऑक्सीजन क्यूरे ईएन कम, तो यहाँ प्लस एम क्या होगा बेटा? मोर। अरे बोलो ना, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी ज्यादा, बोलो ना। 3 यूनिट से दिखा दे रहे हैं और यहाँ किसे दिखा दे रहे हैं बेटा? 2 यूनिट से। ऑर्डर बताओ, अगर मानो इसको बोल दिया मैंने ए, इसको बोल दिया बी, इसको बोल दिया सी, इसको बोल दिया डी, आंसर बताओ। सी के बाद बी के बाद ए के बाद डी। क्या बात यार, तुम एक्सेल के स्टूडेंट हो? पता नहीं क्यों रियलाइज है, टचवुड यार, पहले किधर है? जब से मैं बिहार से आया हूँ तब से, मतलब हाँ अच्छा हुआ, मतलब बिहार जाना शुभ हो रहा है मेरा, ठीक है ना? बहुत सही, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हो बेटा, मजाक नहीं कर रहा हूँ। मुझे ऐसा फील नहीं हुआ, जाने के पहले और आने के बाद इसी बरकरार रखोगे, बहुत अच्छा सीख जाओगे। अच्छा, इसी में थोड़ा सा एग्जाम में मजाक कर दूंगा, हाँ आपकी तो आदत है। इस ऑक्सीजन कार्बन के बीच में एक कार्बन और लगा दूंगा, तो इसका प्लस से माइनस आई में चेंज हो जाएगा। मतलब यही क्वेश्चन छाप दूंगा, कोई कॉपी को क्वेश्चन मास्टर दे दिया चुपके से कार्बन, और ऐसे नहीं लगाऊंगा बेटा, वो कुछ ऐसे लगा दूंगा। कार्बन आ गया कि नहीं आ गया बीच में? तुमको हाँ, ये छोटे छोटे चीजें होती है कंफ्यूज करने। अरे मैंने बता कैसे दिया। हाँ, अगला देखो बेटा, इधर देखो, NO2 कौन सा इफेक्ट है? माइनस एम। Cl का कौन सा देखो? माइनस आई, डोमिनेटिंग इफेक्ट। OCH3 कौन सा देखो? प्लस एम।
और CH3 क्या लिखोगे प्लस H डोमिनेटिंग इफेक्ट। ये है आपका A, ये है B, ये है C और ये है D। जवाब दे सकते हो क्या? बताओ सबसे आगे। बेहतरीन जवाब दे रहे हो। C के बाद, D के बाद, अरे बेटा एक मिनट, नहीं बेटा यहाँ लिख नहीं पा रहे। हाँ C के बाद तो सबसे पहले क्या बोला? C के बाद, D के बाद, B के बाद, आ गया कि नहीं आ गया बेटा? यानी कुल मिलाकर यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? -I से कम होगा। -M से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कम होगा, +S से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और +M से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ेगी। आगे ना आंसर, कितना आसान है ये तीन। अब अगले जो क्वेश्चन है ना, ये तीनों क्वेश्चन मुझे कुछ ना कुछ आपको समझाना है, ठीक है ना बेटा? तो अपन इसको अगले क्लास में करेंगे। ये हम आपको पहले बता चुके हैं, लेकिन एक बार चलो बेटा, विश यू ऑल द बेस्ट। मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ाई में हमेशा व्यस्त रहिए। वेलकम टू यू ऑल द बेस्ट ऑनलाइन स्टूडेंट्स। रिवीजन करके आना, कल अपन डिस्कस कर लेंगे। जिन्होंने अभी भी जीओसी की सीट सॉल्व नहीं करी है या ELP, उसको सॉल्व कर लेना बेटा, ठीक है? चलो ऑल द बेस्ट। लॉग आउट कर दे, लिख रहे हो लिख लो, कर